हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। बीते दिनों पटवार का नोटिफिकेशन भी आ गया और साथ ही साथ सीईटी का जो है रिजल्ट भी आ गया। 8,78,000 करीब स्टूडेंट्स पास हुए। इंग्लिश में अब उनकी तैयारी में एक चीज बाधा बन रही है, करेक्शन ऑफ कॉमन एरर। दोस्तों, आपका इंग्लिश के सिलेबस में क्या क्या टॉपिक थे? पैसेज की हमने क्लास ले भी ली है, पैसेज की मैं और भी क्लासेस लूंगा, है ना। पैसेज के 4 से 5 क्वेश्चन सर ये हो जाते हैं हमसे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें ज्यादा समस्या नहीं है। इसमें मैंने क्लास भी काफी सारी ली है, क्लास ले भी ली है और आगे भी क्लासेस लूंगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ईडियम्स भी हम लोग याद कर लिए। मुख्य रूप से दो चीजों में समस्या आई है, एक तो है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स और एक है करेक्शन ऑफ कॉमन एरर। सर इनमें है ना बहुत सारी समस्या हो रही है। करेक्शन ऑफ कॉमन एरर है, ये जो है हमारा गलत हो जा रहा है। देखो दोस्तों, ग्रामर की एक बात बताता हूं, उसके बाद आज इस समस्या का जड़ से इलाज कर दूंगा मैं। आपका जो टॉपिक है ना करेक्शन ऑफ कॉमन एरर, सर हमने ग्रामर पूरी पढ़ ली, ग्रामर के रूल्स बहुत अच्छे से याद कर लिए। हमारे सामने जब टॉपिक वाइज एरर होती है, जैसे मान लो सर हमको पता है कि इसमें टेंस की गलती है, अगर पहले से ये पता है कि इसमें टेंस की गलती है तब तो हम बता देते हैं गलती कौन सी है। अगर हमको पहले से पता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक है तो इसकी गलती हम आराम से बता देंगे। लेकिन जब कॉमन एरर आती है तो रूल्स पता नहीं क्यों याद ही नहीं आते हैं। इस समस्या का आज जड़ से इलाज कर दूंगा दोस्तों। आज का सेशन लास्ट तक देख लो, रूल कैसे अप्लाई करना है वो मैं बताता हूं। देखो, हम ग्रामर पढ़ लेते हैं। ग्रामर में अगर हमने मान लो किसी एग्जाम में पेसिव वॉइस का क्वेश्चन है, पेसिव वॉइस का क्वेश्चन आया, हम कर देंगे उसको, रूल याद आ जाएगा और हम कर देंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट है हम कर देंगे, ट्रांसफॉर्मेशन है हम कर देते हैं। लेकिन करेक्शन ऑफ कॉमन एरर जो स्पेशली आपका ये टॉपिक है, पूरी ग्रामर के सारे रूल्स याद होने के बावजूद क्वेश्चन में पता नहीं लग पाता है कि एरर कौन से पार्ट में है और क्या है। इसके पीछे मुख्य कारण अप्रोच है। अप्रोच का मतलब हम क्वेश्चन में कॉमन एरर को तरीके से देखते ही नहीं हैं। ठीक है, तो चलो आज के इस सेशन में इस समस्या का पूरी तरीके से इलाज कर देते हैं और शुरू करते हैं सेशन दोस्तों क्वेश्चंस के माध्यम से। और शुरू करने से पहले मैं पटवार ऑनलाइन वीडियो कोर्स के बारे में बात करता हूं। क्वालिटी एजुकेशन पर मैं कहता हूं पटवार की सबसे दमदार तैयारी इसी मंच पर दोस्तों हो रही है, जहां पर शानदार टीम, शानदार कंटेंट और आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयारी करवाई जा रही है ना। आप क्वालिटी एजुकेशन का एप्लीकेशन डाउनलोड करके पटवार का ऑनलाइन कोर्स परचेज करके शानदार तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। इस कोर्स का प्राइस मात्र 1999 रुपए है। आप इस कूपन कोड को अप्लाई करो KSR21। आप जब ये कोड अप्लाई करोगे तो आपको 21% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। 1999 रुपए का कोर्स है, KSR21 अप्लाई करते ही 19% का कूपन कोड लगाते ही आपको 21% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें मैंने जो है कंप्लीट इंग्लिश पढ़ा रखी है, बाकी सारे सब्जेक्ट इसके अंदर हो रखे हैं और सारे सब्जेक्ट बहुत ही विख्यात विषय विशेषज्ञों के द्वारा हो रहे हैं और आपकी शानदार तैयारी के लिए बहुत बढ़िया है। अब हम बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये पहला क्वेश्चन है, पढ़ो और इसमें गलती बताओ कौन से पार्ट में गलती है। अपने 4 पार्ट है ABCD। ए का मतलब ये जो आगे लिखा हुआ ये हमारा ए पार्ट हो गया, फिर ये जो लिखा हुआ ये बी पार्ट हो गया और ये लास्ट में लिखा हुआ ये सी पार्ट हो गया। अगर पूरे सेंटेंस में कोई गलती नहीं है तो ये हो जाएगा डी, नो एरर। नो एरर मतलब सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, बिल्कुल ग्रामेटिकली शुद्ध है। तो अगर ये सेंटेंस में कोई गलती नहीं है तो डी उत्तर होना चाहिए। जिस पार्ट में गलती है वो ही उत्तर हो जाएगा। अब इसमें देखो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पढ़ते हैं। अ कंप्यूटर वायरस वर्क्स एग्जैक्टली लाइक द बायोलॉजिकल वेराइटी विच इन्वेड द ह्यूमन बॉडी। कोई गलती पता नहीं चली। 2 बार पढ़ेंगे, फिर 4 बार पढ़ेंगे, 5 बार पढ़ेंगे। दोस्तों 4-5 बार पढ़ने से सेंटेंस की गलती उछल के सामने थोड़ी आ जाएगी कि इसने तो 4 बार पढ़ लिया अब तो गलती मैं इसको मिल ही जाती हूं, ऐसे थोड़ी होता है। स्टूडेंट लापरवाही से पढ़ते जाते हैं। कैसे? अ कंप्यूटर वायरस वर्क्स। अब ऐसे आगे मत बढ़ो, पहले तो सोचो ना यहाँ पे ए लिखा क्यों है, ये सही है गलत है। ऐसे आगे बढ़ना है, हर एक शब्द पे विचार करना है। अ कंप्यूटर वायरस, भैया वायरस जो है, वायरस सिंगुलर काउंटेबल नाउन है।
सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन समझते हैं ना अपन, ऐसे नाउन जिनको गिना जा सके और सिंगुलर फॉर्म में हो। जैसे प्लेयर, प्लेयर को गिन सकते हैं, 1 खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी, 5 खिलाड़ी, 15 खिलाड़ी, बिल्कुल गिन सकते हैं। तो ये हमारा काउंटेबल नाउन है, और ये सिंगुलर लिखा हुआ है तो इसको कहेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अच्छा, अगर मैं वाटर लिख दूं तो वाटर भी है तो सिंगुलर, लेकिन काउंटेबल नहीं है, गिन नहीं सकते ना पानी को, 1 पानी, 2 पानी, 4 पानी, बिल्कुल नहीं गिन सकते। हाँ, पानी के ग्लास गिन सकते हैं, 1 ग्लास पानी, 2 ग्लास पानी, 4 ग्लास पानी, लेकिन वाटर को नहीं गिन सकते, इसलिए वाटर अनकाउंटेबल नाउन है। ये 2 प्रकार के नाउन होते हैं, इस पे पूरा आर्टिकल टॉपिक डिपेंड है, ठीक है। तो वायरस जो है हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और आमतौर पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ए या एन लगाना होता है, इसलिए यहां ए लगा हुआ है। बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, ए। आगे बढ़ो। कंप्यूटर वायरस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, बिल्कुल सही है। ये वर्क्स लिखा हुआ है, ये क्या है सर? ये वर्ब है, क्रिया है, वर्ब है। देखो इस वर्ब में एस जोड़ा हुआ है, जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस जोड़ते हैं दोस्तों, ये सिंगुलर हो जाती है। अब देखो वायरस सिंगुलर है तो वर्क्स भी सिंगुलर है। कई स्टूडेंट कह देते हैं सर वायरस में तो एंड में एस आ रहा है, प्लूरल होना चाहिए। अरे एस हमने थोड़ी जोड़ा है, एस तो पहले से जुड़ा हुआ है, इसमें शब्द में ही वायरस है। जब हम जोड़ देते हैं अपनी तरफ से एस और एस तब प्लूरल होता है, ध्यान रखना। वर्ब में एस और एस जोड़ोगे तो वर्ब क्या हो जाएगी दोस्तों? वर्ब हो जाएगी सिंगुलर। वायरस सिंगुलर, वर्क सिंगुलर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया ना, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है, यानी कि ए पार्ट में हमने सब कुछ पढ़ लिया, ए पार्ट बिल्कुल सही है। अब देखो ए पार्ट की खासियत चेक करना पड़ेगा। कंप्यूटर वायरस सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ए और एन लगा रखा है, सही है। वायरस सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस जोड़ दिया तो ये भी सिंगुलर हो गई। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। एग्जैक्टली इसका मतलब हो गया दोस्तों ए पार्ट में कोई गलती नहीं है ना, एलिमिनेट हो गया ना ए पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं। लाइक द बायोलॉजिकल वेराइटी, अब ये द क्यों लगा रखा है भैया? विचार करना पड़ेगा। ये पढ़ने में गलत या सही थोड़ी लग जाएगा आपको कि सही है, इस पे विचार करना पड़ेगा दोस्तों। वैरायटी जो है ये भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अब ऊपर तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए लगाया है, इस वाले में द क्यों लगाया है? क्या कारण है? देखो ये रहा आपका रिलेटिव प्रोनाउन विच, किसी 3 रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, ये रूल होता है, आप सबने पढ़ा हुआ होगा, मैंने वैसे पढ़ा ही रखा है ना। हु, विच और दैट। ऐप में जो स्टूडेंट्स ने कोर्स परचेज किया हुआ होगा उनको आर्टिकल में रूल जरूर पढ़ने को मिला होगा। ये 3 दोस्तों रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, और रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले वाला जो नाउन है इसके लिए आर्टिकल द लगाते हैं, क्योंकि कंफर्म हो जाता है, डेफिनेट हो जाता है, स्पेसिफिक हो जाता है कौन से बायोलॉजिकल वैरायटी की बात कर रहे हैं हम, ये फिक्स हो जाता है। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे पहले ये नाउन लिखा हुआ है, इसमें द लगाना पड़ेगा, इसलिए द आया है, बिल्कुल सही है। ये ऊपर ए क्यों है? क्योंकि फिक्स नहीं है कौन से कंप्यूटर वायरस की बात कर रहे हो भाई, है? यहां पर फिक्स है कि विच इन्वेड द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी को इन्वेड करता है, इन्वेड मतलब आक्रमण। तो यहां पर द हुआ है क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये बिल्कुल शुद्ध है, कोई गलती नहीं है। द बायोलॉजिकल वेराइटी, इसका मतलब बी में भी कोई गलती नहीं है। चेक हो गया। अब आगे बढ़ो। विच रिलेटिव प्रोनाउन और इन्वेड लिखा हुआ है वर्ब। अब जब इस शब्द को देखोगे तो विचार तो करोगे ना भाई, ये भी क्रिया है, ये क्रिया है, तो इसका सब्जेक्ट कौन हुआ? इसका सब्जेक्ट हुआ द बायोलॉजिकल वेराइटी। दोस्तों द बायोलॉजिकल वेराइटी सिंगुलर है, इसलिए इन्वेड में एस जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ा एस? क्योंकि वर्ब में एस और एस जोड़ते हैं तो वर्ब सिंगुलर हो जाती है। ऐसे चेक करेंगे भैया सेंटेंस को, ऐसे कॉमन एरर में पता चलेगा। रूल पढ़े हुए हैं तो वहां पर हमको ये नहीं पता ना कौन सा रूल अप्लाई हो रहा होगा इसमें, ये तो चेक करके ही पता चलेगा। जब मैं सारा चेक करके आया फिर मैंने इस शब्द को देखा इन्वेड को, तो मुझे लगा ये इन्वेड तो वर्ब है। अच्छा, अब कई स्टूडेंट कहते हैं सर हमको तो पता ही नहीं है वर्ब कौन होती है ना, तो ध्यान रखना ये जो, या हमको ये नहीं पता है कि इन्वेड वर्ब है या नहीं है। तो आमतौर पर ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ना, हु, विच और दैट,
इनके बाद या तो वर्ब होगी या सीधे सीधे कोई सब्जेक्ट लिखा होगा। हु के बाद तो सब्जेक्ट नहीं होगा, पर आमतौर पे रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट बाद में वर्ब ही होती है। इसका अपवाद क्या है वो हमने कोर्स में पढ़ा रखा है, पर आमतौर पे रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में वर्ब ही होती है। तो यहां से हमको पता चल गया भैया ये वर्ब है, तो इसका सब्जेक्ट कौन होगा ये भी सुन लो अब जल्दी से। इन तीनों रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट बाद जो वर्ब आई है ना, इस वर्ब को किसी शब्द से कोई मतलब नहीं है, इसको सिर्फ अपने पहले वाले शब्द से मतलब है। यहां पे इसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट। क्या कहते हैं दोस्तों? एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट यानी पूर्ववर्ती शब्द, पहले वाला शब्द। यानी ये जो वर्ब है ये केवल इसके जस्ट पहले वाले शब्द के अनुसार आएगी भैया। और जस्ट पहले क्या लिखा हुआ है? बायोलॉजिकल वैरायटी। ये सिंगुलर है इसलिए इनवेड में एस जोड़ दिया, और यहां पर गलती है, इनवेड नहीं होना चाहिए, इनवेड्स होना चाहिए। हमको पता चल गया सी पार्ट में एरर है। अब यहां तक पहुंचोगे कैसे? यहां तक तब पहुंचोगे जब आप एक एक शब्द के ऊपर ग्रामर को अप्लाई करो। अपनी थोड़ी सी जो अप्रोच है ना भैया, उसको सुधारने की आवश्यकता। बहुत आसान है, बस ये सेशन देखते जाओ आप लोग एंड तक, आपको पता चल जाएगा कि एरर ढूंढते कैसे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, द कैप्टन्स कमेंट्स इन अ न्यूज़पेपर। अब सबसे पहले तो ये द क्यों लिखा हुआ है? इसका कारण है दोस्तों, दो तीन कारण है। एक तो कैप्टन अपने आप में एक अच्छा पद है, डिग्निफाइड पोस्ट है, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, मैनेजर है। इन सबसे पहले हम आमतौर पर आर्टिकल द लगाते हैं। दूसरी बात यूनिक भी है, एक टीम में कैप्टन एक ही होता है, तो जो भी यूनिक होते हैं ना, जैसे सन, मून, जो भी दुनिया में एक है, अर्थ, वर्ल्ड, इक्वेटर, जो दुनिया में केवल एक ही हो, उसके पहले आर्टिकल, या जो किसी भी एक जगह पर एक ही हो। स्कूल में प्रिंसिपल एक होता है, हेडमास्टर साहब एक होते हैं, है ना, ऐसे ही किसी भी टीम में कैप्टन एक ही होता है। तो हमको पता है कैप्टन कौन है, कंफर्म है, इसलिए आर्टिकल द लगाया हुआ है, बिल्कुल सही है। कैप्टन्स कमेंट्स, कैप्टन का जो कमेंट्स थे, कैप्टन के कमेंट्स। अब इसका क्या चक्कर है भाई? अपोस्ट्रोफी एस। जब संबंध बताते हैं, राम की किताब, तो इसके लिए हम लिखते हैं राम्स बुक। मोहन का स्कूटर, मोहन्स स्कूटर। कैप्टन का कमेंट, कैप्टन्स कमेंट्स। तो ये संबंध बता रहे हैं, दोनों दो लगातार नाउन लिखे हुए हो तो संबंध बताते हैं, अपोस्ट्रोफी एस आया है। ध्यान रखना इसके बारे में, ये जिसमें अपोस्ट्रोफी एस जुड़ा हुआ है ये कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बनता है, कभी नहीं बनता है भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। कैप्टन्स कमेंट्स इन अ न्यूज़पेपर, किसमें दिया उसने? न्यूज़पेपर में, तो इन आ गया। अब सोचो कि ये आर्टिकल ए क्यों लगा रखा है, दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। ए क्यों लगा रखा है? क्योंकि दोस्तों न्यूज़पेपर सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए जरूर होता है। बिल्कुल सही है ये भी। अब हमको ये थोड़ी पता है कौन से न्यूज़पेपर में दिया है, एक न्यूज़पेपर में दिया है, किसी में भी दिया होगा, डेफिनेट नहीं है। अगर हमको पता होता कौन से न्यूज़पेपर में दिया है तब द लगा देते हैं, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, है जो नाम होता है, पर हमको ये नहीं पता कौन से न्यूज़पेपर में, इसलिए ए लगाया है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ऑन द प्रिपरेशन, ऑन द प्रिपरेशन, अब द क्यों लगाया है ना? प्रिपरेशन यानी तैयारी, किस चीज की तैयारी? ऑफ द टेस्ट मैचेस, टेस्ट मैचेस की तैयारी। हमको पता है किस चीज की तैयारी है, सेंटेंस में आगे लिखा हुआ है द प्रिपरेशन ऑफ द टेस्ट मैचेस। किसकी तैयारी है भैया? टेस्ट मैचेस की तैयारी है, टेस्ट मैच की तैयारी है। फिक्स हो गया इसलिए आर्टिकल द लगाया हुआ है। कोई भी चीज फिक्स हो जाती है कि किसके बारे में चर्चा हो रही है तो द लगा देते हैं, है ना। जैसे मैं कह दूं पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है, अब हमको ये थोड़ी पता कौन सा पानी, नहाने का, पीने का, कौन सी नदी का, कौन से झरने के पानी की बात हो रही है, कौन से झील के पानी की बात हो रही है, नहीं पता। हमने केवल कहा पानी जरूरी है भैया। एक मैं कह दूं कि यमुना नदी का पानी प्रदूषित हो रहा है, तो यहां पर पानी फिक्स हो गया, कौन सा पानी है? यमुना नदी का। जैसे ही फिक्स हो जाता है आर्टिकल द हो जाता है, द हो गया। ठीक। प्रिपरेशन ऑफ द टेस्ट मैचेस फॉर द टूर हैज, अब यहां पर हमको वर्ब दिख रही है दोस्तों। जैसे ही वर्ब दिखे सब्जेक्ट ढूंढना, पहला काम यही है।
पहला काम आपको किसी भी सेंटेंस में करना है, वर्ब के दिखते ही पहले सब्जेक्ट ढूंढो, ऐसे कुछ पता नहीं चलेगा। अब हम सब्जेक्ट ढूंढते हैं। आओ भैया, सब्जेक्ट के बारे में एक बात बताऊं, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं। जिंदगी में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, केवल सब्जेक्ट ढूंढना सीख जाओ। स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में 50-50 नियम याद करते हैं। हमने नियम याद कराया ही नहीं, हमने बिल्कुल नहीं कराया। हमने केवल सब्जेक्ट ढूंढना सिखाया और हमने ये कहा जिस दिन तुमको सब्जेक्ट ढूंढना आ जाएगा उस दिन तुमको ये टॉपिक पूरा ही आ जाएगा, कुछ रूल याद नहीं करना। स्टूडेंट्स लगे हुए रहते हैं, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, ईदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, ऐसे थोड़ी पढ़ते हैं। सब्जेक्ट ढूंढो भैया। देखो सब्जेक्ट के बारे में एक बात सुनो, प्रीपोजिशन के बाद वाला नाउन, प्रीपोजिशन के बाद वाला नाउन कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकता है, कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकता। ध्यान से सुनना एक बात, सबको पता है प्रीपोजिशन कौन कौन होते हैं, ऑन, एट, इन, टू, फॉर, फ्रॉम, ऑफ, बाय, विथ, आफ्टर, बिफोर, है ना, और भी हैं, बिटवीन, अमंग, बिसाइड्स, इन स्पाइट ऑफ, डेस्पाइट, ये सारे प्रीपोजिशन। इनके बाद में जो शब्द लिखा हुआ है वो सब्जेक्ट नहीं बनेगा। आओ पढ़ते हैं क्वेश्चन को, सब्जेक्ट ढूंढते हैं, है ना। जैसे ही वर्ब देखिए सब्जेक्ट ढूंढने चले गए, सब्जेक्ट ढूंढने गए तो भैया ये दिख गया फॉर, ये है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद वाला कभी सब्जेक्ट नहीं होगा। चलो फिर दिख गया ऑफ, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद वाला कभी सब्जेक्ट नहीं होगा, हटाओ इसको भी। ये दिख गया ऑन, ऑन क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद वाला नहीं हो सकता, ये भी सब्जेक्ट नहीं है। अच्छा फिर हमको दिखा न्यूज़पेपर, इसके पहले लगा हुआ है इन, तो प्रीपोजिशन के बाद वाला सब्जेक्ट नहीं हो सकता। सारे कट गए क्योंकि सबके पहले प्रीपोजिशन लिखा हुआ है। प्रीपोजिशन के बाद वाला सब्जेक्ट नहीं होता, प्रीपोजिशन के बाद वाला सब्जेक्ट नहीं होता, प्रीपोजिशन के बाद वाला सब्जेक्ट नहीं होता, फिर फोर प्रीपोजिशन है, इसके बाद वाला सब्जेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है द कैप्टन्स कमेंट्स। बहुत आसान है इंग्लिश, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, लैंग्वेज है, थोड़ा सा एप्लीकेशन रखोगे तो बहुत ही शानदार। इसमें जितने नंबर आएंगे उतने किसी में ही नहीं आएंगे, बस वो क्या पढ़ना। चलो ये रहा हमारा सब्जेक्ट, मिल गया भैया, सब्जेक्ट मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया। अब सब्जेक्ट कैप्टन है या कमेंट्स है, तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बात बताई थी कि जिस शब्द के ऊपर अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, ऐसे करके एस लिखा हुआ है, वो कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता है। इसका मतलब कैप्टन सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है कमेंट्स। और इसका भी कारण है क्यों नहीं होता। देखो राम्स बुक को दूसरी तरीके से कैसे लिखा जा सकता है, राम्स बुक को दूसरी तरीके से लिख सकते हैं द बुक ऑफ राम, राम की किताब। देखो प्रीपोजिशन के बाद वाला नहीं हो सकता, सब्जेक्ट कौन है, बुक है। तो कैप्टन्स कमेंट्स में इसमें अपोस्ट्रोफी एस लग रहा है, ये सब्जेक्ट नहीं होगा, सब्जेक्ट कौन है, कमेंट्स। बस अब हो गया हमारा उत्तर। कमेंट में एस जुड़ा हुआ है तो ये प्लूरल है, और अगर ये प्लूरल है तो दोस्तों वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए, हैज नहीं होगा, हैव होगा। सी में हमारी गलती पाई गई है तो सी उत्तर हो जाएगा। उत्तर कौन हो गया, सी होगा, क्योंकि गलती सी में, हैज की जगह होना चाहिए हैव। हैव क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट कमेंट्स है और कमेंट्स जो है प्लूरल शब्द है, कमेंट में एस जुड़ा हुआ है, और जैसे ही प्लूरल हुआ दोस्तों हैज की जगह है हो जाएगा। अब आपका ये अगर ऐसे सब्जेक्ट ढूंढोगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खत्म। अब देखो बात सुनो, ये मेरी बात सुनी आपने, प्रीपोजिशन के बाद वाला नाउन सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। अब देखो क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन पूछा वन ऑफ माय फ्रेंड्स, हैज आना चाहिए या हैव आना चाहिए, ईमानदारी से बताओ। तो अब आप कहो सर पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, हम तो ऐसे बताएंगे ही नहीं। हैज सिंगुलर है, हैव प्लूरल है, सब्जेक्ट ढूंढना है तो सर ये प्रीपोजिशन लिखा हुआ है, इसके बाद वाला तो सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, काट दो इसको। सब्जेक्ट कौन है, वन। दोस्तों वन मतलब एक और एक मतलब सिंगुलर, इसलिए हमारे पास में जो वर्ब है ना वो सिंगुलर हो जाएगी और वन के लिए हैज हो जाएगा उत्तर।
हैव नहीं आएगा यहां पर। क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद वाला कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। अब आप इसको देखोगे ना तो किताबों में, नोट्स में, इधर उधर सब जगह आपको ये नियम याद करवाया जाएगा कि वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब। हमने कहा आप कभी भी रूल याद ही मत करो, आप सब्जेक्ट ढूंढो, आपका टॉपिक समाप्त है। बस सब कुछ याद नहीं करना है, ये सब्जेक्ट ढूंढना है। प्रीपोजिशन के बाद नहीं हो सकता, वन सब्जेक्ट है, वन सिंगुलर है, इसलिए ऐसा जाएगा। बात समझ में आ गई होगी आपको, शाबाश। अगला क्वेश्चन, द एक्ट विल बी पास्ड विथ अ कंफर्टेबल मेजॉरिटी इफ ऑल द पार्टिसंस ऑफ हर ग्रुप फेवर्स इट। बहुत बढ़िया, अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न होंगे। एक बार देखो, आपको इसमें गलती कुछ पता चल रही है। अब क्या करते हैं, हम गलती ढूंढते हैं। गलती मत ढूंढो दोस्तों, आप क्या करो, आप शब्दों को चेक करो, शुरू से चेक करते हैं। द एक्ट, ये एक्ट जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है एक्ट। विल बी पास्ड, फ्यूचर सिंपल टेंस लिखा हुआ है। एक्ट के लिए विल आया, विल के बाद बी और बी के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस है। विल बी पास्ड, अब ये क्यों है पैसिव वॉइस में, ये नहीं सोचते हैं। फिर पैसिव वॉइस की एरर आ गई, जिंदगी में पता नहीं चलेगी आपको, कभी पता नहीं चलेगी। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस होता है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बराबर पैसिव वॉइस। अब ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि दोस्तों एक्ट पास करेगा कौन, वो शख्स नहीं लिखा हुआ है। जो क्रिया का काम करे वो अगर सब्जेक्ट की जगह नहीं लिखा है तो पैसिव वॉइस। जैसे फुटबॉल इज बीइंग प्लेड, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड, भैया ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। कौन सी वॉइस में? पैसिव वॉइस में। क्यों लिखा हुआ है पैसिव वॉइस? क्योंकि फुटबॉल खेल कौन रहा है उसका पता नहीं बताया है। फुटबॉल कौन खेल रहा है ये तो बताया ही नहीं आपने। और जब सब्जेक्ट में जो काम करता है वो सब्जेक्ट की जगह नहीं है तो पैसिव वॉइस। जैसे आप स्विगी जोमेटो पे ऑर्डर देते हैं ना, तो जब आप ऑर्डर देते हैं तो वहां पे एक लाइन लिखी हुई आती है, योर फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड, योर फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड, आपका खाना तैयार किया जा रहा है। पैसिव वॉइस लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि खाना बना कौन रहा है ये तो बताया ही नहीं ना। जब काम करने वाला सब्जेक्ट की जगह नहीं हो तो पैसिव वॉइस। ध्यान से एक ही लाइन सुनो बस, जब क्रिया का कार्य करने वाला सब्जेक्ट की जगह पर नहीं दिया हुआ होता है तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा जाता है। जैसे यहां फुटबॉल कौन खेल रहा है वो दिया ही नहीं है सब्जेक्ट की जगह तो पैसिव वॉइस है। जैसे यहां पे इस एक्ट को पास कौन कर रहा है वो दिया ही नहीं है सब्जेक्ट की जगह तो पैसिव वॉइस है। ये पैसिव वॉइस बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यानी ए में कोई गलती नहीं है। आगे बढ़ते हैं। विथ अ कंफर्टेबल मेजॉरिटी, अ कंफर्टेबल मेजॉरिटी, विथ प्रीपोजिशन आ गया, आर्टिकल आ गया, मेजॉरिटी सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ गया, बिल्कुल सारा सही है, कोई गलती नहीं। अब अगला शब्द देखा इफ। दोस्तों इफ होता है कंजंक्शन। इफ क्या होता है? कंजंक्शन। आपने ये सब रूल पढ़े हुए हैं, बस आपको अप्लाई करना है। कंजंक्शन टॉपिक आपने बिल्कुल पढ़ा होगा, मैं टॉपिक वाइज एरर भी कराऊंगा आपको। एक सेशन लाऊंगा जिसमें केवल आर्टिकल 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 की गलतियां होंगी, एक में केवल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की गलतियां होंगी, एक में केवल टेंस की गलतियां होंगी। ये आपके रूल रिवीजन के लिए है। और अभी ये जो सेशन है इसमें रूल जो पढ़ लिए सर, अब उसको अप्लाई कैसे करें? इसमें हमने तो सब पढ़ा हुआ है पर पता क्यों नहीं चल रहा है? ये काम करने के लिए अपन ये सेशन ले रहे हैं। देखो इफ कंजंक्शन है, सबको पता है कंजंक्शन का क्या काम है। कंजंक्शन दो सेंटेंस को आपस में जोड़ता है, ये बात आपको पता चल गई। अब जैसे ये पता चला आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि भैया इफ लिखा है ना, इसका मतलब यहां से एक नया सेंटेंस शुरू हो रहा है। ये दूसरा सेंटेंस है। पहला सेंटेंस ये लिखा हुआ है, द एक्ट विल बी पास्ड विद कंफर्टेबल मेजॉरिटी, ये हो गया एक सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस इफ, ये ऑल द पार्टीशन ऑफ हर ग्रुप फेवर्स इट, ये दूसरा सेंटेंस है। बीच में क्या लगा हुआ है? दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन लगा रखा है। यदि ऑल द पार्टीशंस ऑफ हर ग्रुप फेवर्स इट, जब नया सेंटेंस आया तो नए सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगी। वर्ब तो ये रही फेवर्स, वर्ब तो ये रही फेवर्स,
अब देखो एक एक शब्द चेक करो, यहां लिखा हुआ है ऑल, भैया ऑल के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है या अनकाउंटेबल नाउन आता है? तो ऑल के बाद जो नाउन है वो प्लूरल होता है। आप ऐसे कभी नहीं बोल सकते ऑल द बॉय, गलत है ये, ऑल द बॉय गलत है। क्यों? क्योंकि ऑल द बॉय का मतलब क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा लड़का, फिर आधा कैसे होता है? आप कभी नहीं बोल सकते ऑल द स्टूडेंट, पूरा छात्र आ गया, अरे पूरा ही आएगा, अधूरा कैसे आएगा? प्लूरल लिखना पड़ेगा, बॉयज, ऑल द बॉयज, सारे लड़के, सारे छात्र हैं। चलो बहुत बढ़िया। देखो पार्टीशन में एस जोड़ रखा है, क्यों? क्योंकि प्लूरल होना चाहिए, पहले ऑल लिखा हुआ है, ऑल के बाद प्लूरल होता है, ऑल के बाद आर्टिकल द भी होता है, ऑल द पार्टीशंस। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड। ऑफ हर ग्रुप, देखो प्रीपोजिशन के बाद वाला सब्जेक्ट नहीं हो सकता। फेवर्स, ये हमारी वर्ब है, अगर ये वर्ब है तो सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है पार्टीशंस। सर ये कैसे पता चला? क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद वाला तो सब्जेक्ट होता ही नहीं है ना, कभी नहीं होता जिंदगी में। इसका मतलब सब्जेक्ट कौन है? पार्टीशंस। पार्टीशंस प्लूरल शब्द है, एंड में एस जुड़ा हुआ दिख रहा है, ऑल दिख रहा है, इसका मतलब प्लूरल है ये। और जब ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। और आपको पता है अगर आपने कभी भी वर्ब में एस और ईएस जोड़ दिया तो ये सिंगुलर हो जाती है। हमको सिंगुलर वर्ब नहीं चाहिए, हमको चाहिए प्लूरल वर्ब। प्लूरल चाहिए तो एस हटाओ यहां से, टी में एरर हो जाएगी। ऐसे चेक करोगे तो समझ में आएगी एरर, नहीं तो नहीं आएगी, नहीं तो रूल पड़े हुए हैं ना किताब में ही रह जाएंगे। अप्लाई करना है। अब देखो आपको एक बहुत बढ़िया बात बताऊं, टेंस में आपने ये रूल जरूर पढ़ा होगा कंडीशनल सेंटेंस में कि इफ के साथ अगर प्रेजेंट सिंपल होता है तो आगे जाके हम फ्यूचर सिंपल लिख देते हैं, दूसरे वाले वाक्य में, दूसरे सेंटेंस में हम फ्यूचर सिंपल। ये रूल है ना सारी दुनिया के पढ़ा हुआ होता है। आपको पता है इस सेंटेंस में ये रूल अप्लाई हुआ है, अपना दिमाग नहीं जाता उस तरीके से, चलता ही नहीं है। देखो ये कॉमन एरर की सबसे बड़ी समस्या है। ये देखो इफ लिखा हुआ है, इसके साथ में ये फेवर एस हटा देंगे अपन, ये बन गया हमारा प्रेजेंट सिंपल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है ना तो प्रेजेंट सिंपल हो गया, और ये प्रेजेंट सिंपल है तो दूसरे वाक्य में फ्यूचर सिंपल दिखेगा। ये देखो विल बी पास्ट फ्यूचर सिंपल, पैसिव वॉइस, पर है टेंस फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर सिंपल, बीच में कौन है? इफ। ये नियम लग रहा है लेकिन हमको क्या है पढ़ते पढ़ते हुए पता नहीं चल रहा है कि नियम इसमें अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारी जो कॉमन एरर को करने का तरीका है ना वो बहुत गलत है दोस्तों। हम एरर, अभी आपके सामने मैं ऐसा क्वेश्चन लिख दूं, लोग तुरंत जवाब दे दोगे आप, इस रूल के ऊपर कोई बेस, तुरंत जवाब दे दोगे। लेकिन यही चीज जब कॉमन एरर में लिखी भी आती है ना तो भूल जाते हैं, समझ में ही नहीं आ रहा होता है। देखो इफ के साथ ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल और ये फ्यूचर सिंपल, बिल्कुल सही है। गलती कहां है? गलती है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की गलती है। सब्जेक्ट पार्टीशंस है, ये प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी प्लूरल होगी, और वर्ब को प्लूरल करने के लिए एस हटाना पड़ेगा। सी में मिस्टेक आ गई है सब, बहुत बढ़िया। अब इस सेंटेंस में आर्टिकल की भी गलती हो सकती है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की भी हो सकती है, टेंस की भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, पर है किसकी ये पता लगाने के लिए हमको अब वो क्वेश्चन बनाने के लिए यहां से भी बना सकता था। क्या कर सकता था वो ईडी हटा देगा, यहां से क्वेश्चन बन जाएगा। चेक करना पड़ेगा, विल बी आया तो थर्ड फॉर्म आनी चाहिए बी के बाद में पैसिव वॉइस में। अच्छा यहां से एस हटा देगा तो क्वेश्चन तैयार। अब जब तक आप इसको चेक नहीं करोगे ऑल शब्द को, तब तक कैसे गलती पता चलेगी? आपको चेक करना पड़ेगा, भाई ऑल आया तो प्लूरल नाउन होना चाहिए, प्लूरल नाउन होना चाहिए तो एस क्यों हटाया? यहां से एस लगाओ, ये है सही। क्वेश्चन तो कहीं से भी बना सकते हैं। अब आपको पता चलेगा कब? जब आप एक एक शब्द को चेक करो। आगे बढ़ते हैं, मैं फिर से कह रहा हूं टॉपिक वाइज भी एरर कराऊंगा। ये सेशन कॉमन एरर के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने ग्रामर पूरी पढ़ी हुई है लेकिन फिर भी उनको पता नहीं चलता है कि एरर कौन है। आगे बढ़ते हैं। द एब एंड फ्लो ऑफ द टाइड आर नाउ अंडरस्टूड। आर नाउ अंडरस्टूड, देखो सारे शब्दों को चेक करते हुए चल रहे हैं। द एब एंड फ्लो, उतार और चढ़ाव, ऑफ द टाइड, देखो ये प्रीपोजिशन लगा हुआ है, प्रीपोजिशन लगा हुआ है तो इसके बाद वाला तो सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। द एब एंड फ्लो ऑफ द टाइड,
प्रीपोजिशन के बाद ऑफ आ गया ना, तो अब टाइड सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट कौन है? एब एंड फ्लो। अब आप चेक करो द क्यों लगा हुआ है, क्योंकि एब एंड फ्लो किसका है? टाइड का है। फिक्स हो गया नहीं है, डेफिनेट हो गया। हम किसके उतार चढ़ाव की बात कर रहे हैं? टाइड के उतार चढ़ाव की बात कर रहे हैं। समुद्र में आता है ना, हाँ बिल्कुल। तो एब एंड फ्लो किसका है? टाइड का है, इसलिए फिक्स हो गया, इसलिए आर्टिकल द लगाया हुआ है हमने। आगे बढ़ते हैं, ये सारा सही है, सिस्टम बिल्कुल सही है। आर लिखा हुआ है, वर्ब दिखी, वर्ब दिखते ही सबसे पहला काम करो सब्जेक्ट ढूंढने का। हर सेंटेंस में ये काम करना है, जैसे ही वर्ब दिखे सब्जेक्ट ढूंढो। चलो ये वर्ब दिखी, अब सब्जेक्ट ढूंढा, तो सब्जेक्ट ये तो है ही नहीं, प्रीपोजिशन के बाद वाला कौन है? एब एंड फ्लो। अब आमतौर पे एक नियम है कि जब एंड से दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो प्लूरल हो जाते हैं, जैसे राम एंड श्याम, ये प्लूरल है साहब, राम एंड श्याम प्लूरल है, ठीक है। लेकिन अगर मैं लिख दूं द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर, तो ये भी एंड से जुड़ा हुआ है। लेकिन दोस्तों जितने लोग होते हैं उतने आर्टिकल लगाते हैं। यहां पर एक आर्टिकल लिखा हुआ है, इसका मतलब प्रिंसिपल और डायरेक्टर आदमी एक ही है, अलग अलग आदमी नहीं है। यहां एक ही आदमी है, वही आदमी प्रिंसिपल भी है और वही आदमी डायरेक्टर भी है, दोनों काम एक ही कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब हो गया एक ही आदमी है, ये एक ही चीज है। एक आर्टिकल आया है तो सिंगुलर माना जाएगा, एक आर्टिकल आया तो क्या माना जाएगा? सिंगुलर माना जाएगा। देखो सिंगुलर करना है, आर की जगह इज, सी में एरर है। अब ये वाला रूल अप्लाई हो रहा है, पता कैसे चलेगा? जब हम यहां तक पढ़ेंगे तब हमको इस सेंटेंस में एरर पता चलेगी। अच्छा एक और बात बताऊं, ये देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, अंडरस्टैंड की थर्ड फॉर्म अंडरस्टूड। अब आर के बाद में तो सर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है, हमने तो ये पढ़ा है कि इज एम आर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। दोस्तों ये एक्टिव वॉइस है, हर सेंटेंस को दो प्रकार से लिखा जा सकता है, एक्टिव या पैसिव। अच्छा अगर इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म आए तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस है। कौन सी वॉइस है? पैसिव है, प्रेजेंट सिंपल की। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ये प्रेजेंट सिंपल का पैसिव है। अगर आपको आर के बाद थर्ड फॉर्म दिख रही है, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है। पैसिव क्यों है? क्योंकि अंडरस्टूड का मतलब होता है समझना। अरे किसने समझा? वो तो है ही नहीं सब्जेक्ट की जगह। मैंने आपको दो प्रश्न पहले एक प्रश्न समझाया था जिसमें मैंने कहा था कि अगर काम करने वाला सब्जेक्ट की जगह नहीं है तो इसका मतलब पैसिव वॉइस है। अंडरस्टूड का मतलब होता है समझना। किसने समझा? ये तो हमको लिखा हुआ ही नहीं है सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह, भाई किसने समझ लिया? एंड फ्लो ऑफ द टाइड। जब हमको सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो पैसिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस है दोस्तों, इसलिए यहां पर आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई। बोलो मेरी बात समझ में आई हो तो शाबाश। अगला प्रश्न, द मैनेजर वांटेड टू नो हु हैड अराइव्ड अर्ली दैट डे, द कैशियर और द अकाउंटेंट। बढ़िया प्रश्न। इसकी एरर ढूंढना मतलब अगर आपका अंदाज सही नहीं है, अप्रोच सही नहीं है, तो किसी भी हालत में आपको इसकी एरर नहीं मिलेगी। दोस्तों चेक करके देख लो अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। आप इस प्रश्न को पढ़ के चेक करो, आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि इसकी एरर नहीं मिल रही है। आपको इसकी एरर नहीं मिल रही है। कब मिलेगी? जब आप इस सेंटेंस को बहुत ध्यान से पढ़ो। द मैनेजर, मैनेजर से पहले द लगा दिया भाई, ठीक है कोई बात नहीं, मैनेजर एक अच्छा पद है अपने आप में, इसके पहले आर्टिकल द लगा देते हैं। प्रिंसिपल, डायरेक्टर, इनके पहले जो आमतौर पे एक ही होते हैं। वांटेड, वांटेड में ईडी जुड़ा हुआ है, यानी कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वांटेड मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। दोस्तों सेकंड फॉर्म ये सब्जेक्ट हो गया अपना मैनेजर। सेकंड फॉर्म का कोई सिंगुलर प्लूरल का चक्कर ही नहीं है, वो सिंगुलर प्लूरल दोनों होती है, इसलिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो है ही नहीं। अच्छा वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट टेंस, पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल क्यों लिखा हुआ है वो आगे जाके पता चलेगा हमको। कब पता चलेगा? देखो दैट डे लिखा हुआ है, उस दिन। उस दिन मतलब बीते हुए की बात चल रही है, इसलिए पास्ट लिखा हुआ है यहां पे, है ना। हाँ चलो खैर, इसमें और भी है। वांटेड टू नो, ये पास्ट है। अच्छा ये पास्ट सिंपल है, ठीक है। चलो देखेंगे वांटेड टू नो
हु हैड अराइव्ड, अब ये हैड अराइव्ड कौन सा टेंस हो गया? पास्ट परफेक्ट हो गया। सबसे पहली चेक की चीज, हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म अराइव्ड, ईडी जोड़ दिया इसमें भी, तो ये पास्ट परफेक्ट हो गया। अर्ली दैट डे, है ना, मैनेजर जानना चाहता था, मैनेजर वांटेड टू नो, मैनेजर जानना चाहता था हु हैड अराइव्ड अर्ली दैट डे, कि उस दिन पहले कौन आया। आगे बढ़ते हैं, द कैशियर और द अकाउंटेंट। अब इन दोनों से पहले द लगा रखा है, इसमें कोई समस्या नहीं है, किसी भी कंपनी में हो सकता है कैशियर एक ही हो, अकाउंटेंट एक ही हो, तो वो क्या है, यूनिक हो जाता है। और यूनिक यानी स्पेसिफिक हो जाता है, स्पेसिफिक हो जाता है तो आर्टिकल द लगा देते हैं। आमतौर पर ऐसे जो पद होते हैं उनसे पहले आर्टिकल द होता है। यहां तक समझ में आ गई। अब देखो, मैनेजर जानना चाहते थे, वांटेड टू नो हु हैड अराइव्ड। अब आपको चेक करना पड़ेगा ना, ये टेंस यहां पर पास्ट परफेक्ट क्यों लिखा हुआ है, यहां पास्ट सिंपल क्यों लिखा हुआ है। जब तक ये पता नहीं होगा, क्या पता इनमें ही गलती हो, क्या पता इनमें ही गलती हो। ध्यान से सुनो, अगर पास्ट में दो काम हुए, मैं तो चेक करूंगा ना कि ये टेंस लिखे में जो सही है कि नहीं है, मेरे को क्या पता इसमें ही गलती हो। हाँ, तो इसलिए एक एक शब्द को चेक करना। यदि पास्ट में दो काम हो, कितने काम हो? दो। ध्यान रखना, हमेशा पास्ट परफेक्ट का यही रूल है, केवल जो पहले खत्म हुआ, जो पहले हुआ वो हुआ पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में हुआ वो पास्ट सिंपल में। मुझे इतना अजीब लगता है जब स्टूडेंट्स आफ्टर और बिफोर के नियम याद करते हैं। पढ़ने पढ़ाने का तरीका ही बिल्कुल गलत चल रहा है, आपका पढ़ने का अंदाज ही। आफ्टर का नियम याद किया होगा आपने, एक आफ्टर के साथ पास्ट परफेक्ट और बाद में पास्ट सिंपल। ये टेंस पढ़ने का सबसे गलत तरीका है। कभी जिंदगी में इसमें 100% क्वेश्चन सही होने की कोई गारंटी नहीं है। मैं टेंस की एरर लाऊंगा ना, तब आपके ये नियम सारे गलत भी हो जाएंगे। बिफोर के साथ पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट ऐसे होता है मित्रों, ऐसे नहीं पढ़ना है। आपको ये बात याद रखनी है कि पास्ट में अगर दो काम हुए तो जो पहले हुआ वो तो पास्ट परफेक्ट है और जो बाद में हुआ वो पास्ट सिंपल है। हमने जब ऐप में स्टूडेंट्स को पढ़ाया तो उसमें इस तरीके से नहीं, तरीके से पढ़ाया है। जिस सेंटेंस में आफ्टर बिफोर नहीं होते उसमें स्टूडेंट्स परफेक्ट को समझ ही नहीं पाते, जैसे इसमें नहीं समझ पाते। इस सेंटेंस में आफ्टर बिफोर नहीं लिखा हुआ है तो अब स्टूडेंट्स को समझ में ही नहीं आएगा कि पास्ट सिंपल क्यों है, पास्ट परफेक्ट क्यों है। मैं बताता हूं, पास्ट में दो काम हुए, जो पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में और जो बाद में हुआ वो पास्ट सिंपल में। अब देखो पढ़ते हैं अपन सेंटेंस। मैनेजर जानना चाहता था कि उस दिन पहले कौन आया। पहले कौन आया था उस दिन? कैशियर साहब आए थे या अकाउंटेंट आए थे? मुझे बताओ, इसमें और इसमें पहले काम कौन सा हुआ है? क्या पहले मैनेजर जानना चाह रहा है या पहले उनमें से कोई आया है? देखो हुआ क्या, एक दिन मैनेजर और अकाउंटेंट और कैशियर साहब में से कौन सा एक, कोई एक है ना, थोड़ा पहले आ गया था। और उसके बाद मैनेजर जानना चाहता था कि इन दोनों में से पहले कौन आया। तो मुझे बताओ, दोनों में से पहले आएगा या मैनेजर साहब पहले जानना चाह रहे हैं? नहीं, मैनेजर साहब जो जानना चाह रहे हैं ये घटना बाद की है और पहले उनमें से किसी एक का आना हुआ है। कैशियर साहब और अकाउंटेंट साहब में से किसी एक का आना, ये घटना पहले हुई है और मैनेजर जो जानना चाह रहा है ये घटना बाद की है। जो बाद में होता है वो पास्ट सिंपल में होता है और जो पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है। ये पहले हुआ इसलिए पास्ट परफेक्ट है, ये बाद में हुआ इसलिए पास्ट सिंपल है। इसलिए इस सेंटेंस में टेंस की कोई गलती नहीं है। और स्टूडेंट इसमें टेंस के मामले में बस ये आफ्टर बिफोर ये सब नहीं, एक ही नियम याद करना है, जो पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट, जो बाद में हुआ पास्ट सिंपल। मैनेजर साहब जानना चाहते हैं बाद में हुआ ये घटना इसलिए ये पास्ट सिंपल है, बाद वाला पास्ट सिंपल है। उनमें से किसी एक का आना पहले हुआ है इसलिए ये घटना पहले की और पहले की इसलिए पास्ट परफेक्ट है। यहां तक सेंटेंस में कोई गलती नहीं। वेरी गुड। अब ये पता कैसे चलेगा? जब हम इनको चेक करेंगे। अगला शब्द, अब मेरे को टेंस समझ में आ गया साहब, इसका टेंस बिल्कुल सही है, शुद्ध है, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट। वेरी गुड। अब लिखा हुआ शब्द अर्ली। दोस्तों अर्ली का मतलब पहले, जल्दी। अर्ली का मतलब जल्दी।
अर्ली का मतलब जल्दी। अब देखो दो आदमी में तुलना चल रही है यहां पर, कैशियर में और अकाउंटेंट में, इन दो आदमी के आने में तुलना चल रही है कि पहले कैशियर आया या अकाउंटेंट आया। और जब दो में तुलना होती है ना तो डिग्री कंपैरेटिव होती है। कौन सी डिग्री होती है? कंपैरेटिव। और कंपैरेटिव है इसलिए अर्ली को लिखना पड़ेगा अर्लियर। आप जब तक इस शब्द को चेक नहीं करोगे तब तक इसमें एरर बता ही नहीं सकते। अर्ली मतलब जल्दी, उस दिन आया, किस में से? कैशियर और अकाउंटेंट में से। इन दोनों के आने में भैया पहले कौन आया? दो में तुलना चल रही है, और जब दो में तुलना होती है डिग्री कंपैरेटिव होती है। कंपैरेटिव डिग्री अर्ली की बनेगी, अर्लियर। बी में गलती है। बहुत बढ़िया प्रश्न, पर आंसर कब आएगा? जब थोड़ा चेक करेंगे। ग्रामर याद तो बहुत कर ली सर, नियम तो बहुत रट लिए, पर हमको एरर का पता क्यों नहीं चल रहा है? इसका कारण है, आप इस तरीके से पढ़ो, आपको तुरंत एरर का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए पटवार एग्जाम में। एरर, ईडियम और पैसेज, इनका क्वेश्चन गलत मत करो। पद कम हो चाहे जितने भी हो, अगर आपने इंग्लिश में ये सारे सही किए तो बहुत बूस्ट मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन, अ यंग मैन वॉज स्टैंडिंग ऑन द रोड। देखो आर्टिकल ए लगाया, क्यों लगाया? क्योंकि मैन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। एक यंग मैन जो खड़ा हुआ था रोड पर, बिल्कुल सही है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए आया, बिल्कुल सही है। वॉज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सही है साहब। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, एक दिन खड़ा होगा पास्ट में। ऑन द रोड, रोड पर खड़ा था। ए पार्ट बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, छोड़ दो इसको। एंड प्रोक्लेमिंग, अब देखो एंड आया, एंड के पहले भी पास्ट कंटिन्यूअस है, बाद में फिर से पास्ट कंटिन्यूअस है। अब इसमें वॉज लगाना जरूरी नहीं है बार बार, एक बार लगा दिया तो यहां लगाना जरूरी नहीं है। A young man was standing on the road and proclaiming, proclaiming मतलब दावा करना, दावा कर रहा था। यहां तक बिल्कुल सही है। दैट, अब ये दैट है तो इसके बाद दैट क्या होता है? दैट कंजंक्शन होता है। कंजंक्शन होगा तो फिर से सेंटेंस शुरू होगा, और फिर से सेंटेंस शुरू हुआ तो ये सब्जेक्ट हो गया ही, ये हेड हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस हो गई। पास्ट परफेक्ट नहीं है, पास्ट परफेक्ट में हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होती है। कई बार स्टूडेंट इसको पास्ट परफेक्ट मान लेते हैं, ये भी गलती है बहुत बड़ी। नहीं है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है या नहीं है? आगे बढ़ते हैं, यहां तक कोई गलती नहीं मिली। अ यंग मैन सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ए लगा रखा है, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। ऑन द रोड, रोड पर खड़ा था। एंड प्रोक्लेमिंग, ये वापस से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। दैट आ गया, ही हैड। देखो अब ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट है, मतलब एरर कोई है ही नहीं टेंस की। तो आगे बढ़ते हैं। द मोर, अब सबसे पहले मोर शब्द दिखा मुझे तो मैं इस पर रुकूंगा। मोर क्या होता है भाई? मोर होती है कंपैरेटिव डिग्री। किसी भी शब्द, ऑनेस्ट से पहले मोर लगा दो, कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी। अच्छा, पिछले पटवार में डिग्री का क्वेश्चन आया था, इस बार भी आने की पूरी संभावना है, बल्कि आएगा, है ना। और अगर मोस्ट लगा दोगे तो सुपरलेटिव बन जाएगी। मोस्ट लगा दोगे तो कौन सी डिग्री बन जाएगी? सुपरलेटिव। सबको पता है ये बात, है ना। ईआर जोड़ देते हैं, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। सिंगल सिलेबल होता है तो ऐसा करते हैं, और डबल सिलेबल होता है तो मोर और मोस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, चलो अब मोर लगा रखा है तो मैं देखूंगा भाई ये कंपैरेटिव डिग्री हो गई। क्यों हुई कंपैरेटिव डिग्री? भैया कंपैरेटिव डिग्री होती है दो में तुलना करने पर। जब दो आदमी में तुलना करते हो, जैसे पिछले क्वेश्चन में कैशियर और अकाउंटेंट दो आदमी थे, जैसे ही दो से ज्यादा में तुलना होगी तो डिग्री हो जाएगी सुपरलेटिव। जैसे ही दो से ज्यादा में तुलना होगी तो डिग्री कौन सी हो जाएगी? सुपरलेटिव। अगर दो में होगी तो कंपैरेटिव। अब यहां देखते हैं भाई किस में हुई तुलना। द मोर ब्यूटीफुल कार इन दिस वर्ल्ड, क्या दुनिया में दो ही कारें हैं क्या? वो कह रहा है कि पूरी दुनिया में सबसे ब्यूटीफुल गाड़ी मेरी है। तो दुनिया में दो गाड़ियां या दो से ज्यादा है? दो से ज्यादा है तो भैया इसको मोर को नहीं लिखना है, मोर की जगह लिखना है मोस्ट, क्योंकि जैसे ही दो से ज्यादा में तुलना होगी सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। सी में एरर हो गई। मोस्ट ब्यूटीफुल कार क्यों है मोस्ट? क्योंकि एरर जो है यहां पर यह है कि इन दिस वर्ल्ड, दुनिया में कारें दो से ज्यादा है, और जैसे ही दो से ज्यादा में तुलना होती है सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है, इसलिए मोर की जगह मोस्ट हो जाएगा। मेरे साथ आप 15-20 एरर निकाल, मतलब एक सेशन में 10 के आसपास एरर निकाल लो, और टोटल अपन साथ में मिलकर 100 एरर निकाल देते हैं। मैं कह रहा हूं आपको
एरर स्पॉटिंग, अगर नियम याद है तो गलत नहीं होगा, है ना। समस्या इसमें यह होती है कि सर नियम तो याद है लेकिन क्वेश्चन फिर भी नहीं हो रहा है, वो हमको एलिमिनेट करना है आज। एवरीवन एग्रीज दैट द गंगा इज द होलीएस्ट ऑफ ऑल अदर रिवर्स इन ऑफ इंडिया। आओ सब पढ़ते हैं। एवरीवन एग्रीज, एवरीवन सिंगुलर शब्द है, सभी। देखो एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, समवन, समबडी, समथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग, ये सारे शब्द सिंगुलर हैं। इनके साथ वर्ब सिंगुलर है। ये देखो अगर एवरीवन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। सिंगुलर करने के लिए एस जोड़ दिया हमने, सिंगुलर करने के लिए एस जोड़ दिया, बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है, ये दोनों शब्द बिल्कुल ठीक है अपनी जगह। दैट, दैट होता है कंजंक्शन। भैया कंजंक्शन के बाद फिर से सेंटेंस आना चाहिए, बोलो हाँ या ना। आएगा, इसका मतलब ए में तो कोई गलती नहीं है, ए चेक हो गया हमारा। एवरीवन एग्रीज, सिंगुलर, सिंगुलर कनेक्टर, बिल्कुल सही है, ए पार्ट। आगे बढ़ते हैं। द गंगा, अरे गंगा से पहले द क्यों लगाया? तो सबने नियम याद करे हुए, नदी के नाम से पहले, महासागर के नाम से पहले, महासागर के नाम से पहले, और किसी न्यूज़पेपर के नाम से पहले, रेगिस्तान के नाम से पहले, पर्वत श्रृंखला के नाम से पहले आर्टिकल द आता है, इसलिए गंगा से पहले द लिख रखा है, द गंगा, बिल्कुल ठीक है। इज, देखो ये दैट के बाद सेंटेंस शुरू हुआ था तो इसका सब्जेक्ट हो गया गंगा और वर्ब हो गई इज। गंगा भी सिंगुलर, इज भी सिंगुलर, मतलब बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। फिर लिखा हुआ है द होलीएस्ट। अब यहां पर चेक करना पड़ेगा भैया, होलीएस्ट मतलब सुपरलेटिव डिग्री है। ईएसटी जोड़ा हुआ है होली में, ईएसटी जोड़ा हुआ है तो डिग्री कौन सी हो गई? सुपरलेटिव हो गई। और दोस्तों अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, सुपरलेटिव क्यों है? क्योंकि सुपरलेटिव आती है दो से ज्यादा में तुलना होती है। तब आगे बढ़ते हैं, किस में हो रही है तुलना, चेक करते हैं। ऑफ ऑल अदर रिवर्स ऑफ इंडिया, भारत की जितनी भी नदियां हैं उनमें सबसे पवित्र। तो भारत में नदियां दो है या दो से ज्यादा है? आपको पता है दो से ज्यादा है। और दो से ज्यादा में जब तुलना होती है, दो से ज्यादा में जब तुलना होती है तो डिग्री सुपरलेटिव होती है। बिल्कुल सही है, सुपरलेटिव, कोई दिक्कत नहीं है, यानी बी पार्ट भी शुद्ध है भैया, बी पार्ट में भी कोई गलती नहीं है। हाँ, पर ये आपको पता कब चलेगा? देखो छोटी छोटी सी बातें, कंपैरेटिव डिग्री के साथ तो देन आता है, इस सेंटेंस में देन नहीं है तो कंपैरेटिव डिग्री तो हो ही नहीं सकती है। कई लोग इस अदर को देख के सोच रहे होंगे कि सर कंपैरेटिव डिग्री होगी यहाँ पे, पर उनको मैं बता देता हूँ गलत, ऐसा गलत हो जाएगा क्वेश्चन को चेक सही से करो, है ना। क्यों नहीं है यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री? क्योंकि यहाँ पे देन नहीं लिखा हुआ है। पूरी दुनिया, पूरी भारत की जितनी नदियां सबकी चर्चा हो रही है, इसलिए यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, ये दूसरा बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया। चलो अब कई स्टूडेंट कहेंगे कि सर आप जो नियम बोल रहे हो इतने सारे, ये सर हमको लिखने भी तो दो। दोस्तों प्रैक्टिस सेशन है, जो भी नियम मैं बोल रहा हूं अगर आपको वो नहीं पता है तो आप स्टॉप करके और उसको लिखो नोटबुक में, इसमें से क्वेश्चन है सब। और जो टॉपिक वाइज एरर करेंगे उसमें आपको लिखने का मौका भी दिया जाएगा, सब कुछ काम होगा उसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑफ ऑल अदर, अब देखो दोस्तों एक नियम है, जब सुपरलेटिव डिग्री होती है ना तो अदर नहीं लिखते। पूछो क्यों? नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन वो बताऊंगा आपको थोड़ी देर बाद। अभी केवल याद रखो कि सुपरलेटिव डिग्री आई तो अदर नहीं होना चाहिए, अदर हटाओ, यही गलत है, सी में एरर हो जाएगी। सुपरलेटिव डिग्री में अदर क्यों नहीं आता है? क्योंकि अगर अदर आ गया तो डिग्री कंपैरेटिव हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? देखो मैं समझाऊं एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको। मान लो ये भारतीय टीम है और ये भारतीय टीम के खिलाड़ी हैं, ये भारतीय टीम के खिलाड़ी। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये वाला जो खिलाड़ी है ना, ये बाकी ये जो खिलाड़ी है ये पूरी टीम में सबसे अच्छा खेलता है। अब अगर मैं पूछूं इस सेंटेंस में कौन सी डिग्री होनी चाहिए, तो सब कहेंगे सर सुपरलेटिव डिग्री होनी चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि 11 में तुलना हो रही है ना, तो जब 2 से ज्यादा में तुलना होती है तो डिग्री सुपरलेटिव हो जाती है, इसलिए सुपरलेटिव हो गई सर। बिल्कुल सही बात है, आगे समझो। अगर मान लो इसी को मैं ऐसे बोल दूं,
कि ये तो रहे भारतीय टीम के 10 खिलाड़ी हैं, और यहां पे इस खिलाड़ी को हमने बाहर निकाल दिया। ये जो खिलाड़ी था ना, इसको हमने बाहर दूसरे ग्रुप में बांट दिया, यहां लिख दिया। अब मैं कहूं कि ये वाला जो खिलाड़ी है ये बाकी इन सारों से ज्यादा अच्छा है, तो अब डिग्री कौन सी हो जाएगी दोस्तों? अब डिग्री हो जाएगी कंपैरेटिव। क्यों? क्योंकि भैया ये दो ग्रुप बन गए, पहले दो ग्रुप अलग अलग नहीं थे, पहले सारा सिस्टम एक में ही है। तो हम कह रहे हैं ये वाला इन सब में सबसे अच्छा है, डिग्री सुपरलेटिव हो गई। अब हमने इसको बाहर निकाल दिया, हमने कहा कि अब दो ग्रुप बन गए, एक तरफ तो ये अकेला है और एक तरफ बाकी सारे हैं, दो में तुलना हो गई, अब डिग्री कंपैरेटिव हो गई। अब देखो ध्यान से, इस खिलाड़ी को जो हम इस ग्रुप से निकाल के साइड में लाए हैं, इसको साइड में निकालने के लिए शब्द यूज होता है अदर। इसलिए दोस्तों जब अदर होगा ना तो डिग्री कौन सी बन जाती है? कंपैरेटिव बन जाती है। इसलिए सुपरलेटिव डिग्री में अदर का यूज नहीं होता है, लॉजिक है इसके पीछे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, द सजेशंस गिवन बाय हिम इज एज बैड इफ नॉट वर्स देन द वन सजेस्टेड बाय यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन, पढ़ते हैं। द सजेशंस, सजेशन से पहले सर द क्यों लिखा है? क्योंकि फिक्स है, गिवन बाय हिम जो कि उसके द्वारा दिए गए हैं। कौन से सुझाव? जो उसके द्वारा दिए गए हैं, तो वे फिक्स हो गए ना सुझाव, इसलिए आर्टिकल द है। गिवन बाय हिम जो कि उसके द्वारा दिए गए हैं, इसमें कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही है। इज एज बैड, दोस्तों एज बैड के बाद इफ आ गया, देखो गलत है ये, एज के साथ एज होना चाहिए, नियम है एज एज तो एज एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री होती है, सो एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री होती है। ये देखो एज के बाद पॉजिटिव डिग्री तो है, लेकिन बाद में एज नहीं लिखा हुआ है, तो यहां एज लगाना पड़ेगा हमको, बी में एरर हो जाएगी। अब कई स्टूडेंट क्या है, इस देन को हटा के लिख देते हैं एज। सर यहां लिखो, अरे ये देखो वर्स है कंपैरेटिव डिग्री, वर्स है कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन आना चाहिए, जरूरी है। ऐसे ही एज के साथ एज आना चाहिए, वो इस कंजंक्शन के पहले ही पूरा करना पड़ेगा, एज बैड एज। अच्छा कंपैरेटिव डिग्री है क्यों? द वन सजेस्टेड बाय यू, एक तो क्या है सजेशन दिए हैं उसने और एक सजेशन दिए हैं तुमने, तो दो लोगों के सुझावों में तुलना हो रही है, दो लोगों के सुझावों में तुलना, इसलिए कंपैरेटिव डिग्री है। और ये एज एज बराबरी के लिए होता है। बात समझ में आ गई? तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई शैल राइट टू यू व्हेन आई शैल रीच बेंगलोर। ये सेंटेंस ऐसा है जो आपको पढ़ते ही पता लग जाएगा कि गलती कहां है, इसमें आपको ज्यादा ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक बार पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। आई शैल राइट टू यू व्हेन आई शैल, ये सेंटेंस ऐसा है, ये कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, कुछ ऐसी गलतियां होती है जो एक बार में ही समझ में आ जाती है। देखो यहां भी शैल लिखा है, यहां भी शैल लिखा है, किसी एक सेंटेंस में दो फ्यूचर टेंस नहीं हो सकते, किसी एक सेंटेंस में दो फ्यूचर टेंस हो ही नहीं सकते, ये भी फ्यूचर है ये भी फ्यूचर है, हो ही नहीं सकते ये दोनों एक साथ। कंजंक्शन के साथ वाला प्रेजेंट में होना चाहिए, ये वैन है ना, इसके साथ इसको प्रेजेंट में लिखना पड़ेगा, प्रेजेंट में शैल हटाना पड़ेगा, और ये जो है आपकी एरर हो जाएगी, है ना, सी पार्ट में, ये सी पार्ट में। ठीक है, हाँ इसमें थोड़े से ऑप्शन अलग तरीके से ध्यान रखना, एग्जाम में भी ऐसा हो सकता है, इस कॉमन एरर के क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से सजा सकते हैं। देखो पिछले क्वेश्चन में ए कहां आ रहा है, ए यहां है, यानी कि ये वाला पार्ट ए है ना, ये वाला पार्ट बी है, ये सी लिखा हुआ तो ये सी है और डी नो एरर है। इसमें देखो ए कहां लिखा हुआ है, इसमें ए लिखा हुआ है शुरुआत में, तो ये ए हो जाएगा, है ना, बी यहां लिखा है ये बी हो जाएगा, सी यहां लिखा है ये सी हो जाएगा, और डी मतलब नो एरर, है ना। तो पार्ट देख लेना, ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है और ये सी पार्ट है, सी में गलती है इसलिए सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वैन के साथ शैल होता ही नहीं है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जिसकी एरर आपको तुरंत पता चल जाएगी। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने क्या समझा कि जो हमने रूल पढ़े हुए हैं कॉमन एरर के, उनको अप्लाई कैसे करना है, कॉमन एरर में पता कैसे चलेगा, नियम तो याद है लेकिन वो क्वेश्चन में अप्लाई। तो कॉमन एरर में सबसे बड़ी चीज होती है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन यानी जो हमने अभी तक पढ़ा हुआ है
उसको कैसे अप्लाई करना है हमको, वो कैसे सेंटेंस में पता चले कि गलती है। ऐसा तो होगा नहीं कि 4-5, या तो गलती ऐसी हो इतनी बड़ी हो कि एक बार पढ़ने में ही पता चल गई, पढ़ते पढ़ते समझ में आ गया कि ये शेल नहीं आएगा, उत्तर कर दो इसको तुरंत। या फिर एरर ऐसी है जो 5 बार, अगर एक बार में नहीं आई ना, तो ऐसा नहीं है कि बार बार पढ़ोगे तो समझ में उछल के सामने आ जाएगी, नहीं होगा ऐसा। फिर क्या होगा, फिर आपको शब्दों को चेक करना पड़ेगा। ये सिखाया है मैंने आज के। अगले सेशन में मैं आपके लिए टॉपिक वाइज भी लाऊंगा, जैसे अगले सेशन में हम लोग टेंस की एरर करेंगे, भैया टेंस की एरर को समझेंगे, है ना, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बाकी कॉमन एरर का इलाज जो आज करा उसी तरीके से होगा। आगे इसके और भी सेशन लाएंगे, इडियम्स और पैसेज के भी और सेशन लाएंगे। जाते जाते आपको बहुत महत्वपूर्ण सूचना दे देता हूं, पटवार एग्जाम या किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हथियार टेस्ट सीरीज है। जिन स्टूडेंट्स का कोर्स कंप्लीट हो चुका हो, अब वो टेस्ट सीरीज से अपनी प्रैक्टिस को शानदार बनाएंगे। तो पटवार एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज, क्वालिटी एजुकेशन इज नोन फॉर नंबर 1 टेस्ट सीरीज इन ऑल ओवर राजस्थान। सबसे बढ़िया एक्सपर्ट्स की टीम से टेस्ट सीरीज बनती है। अपनी तैयारी को शानदार मजबूत करने के लिए टेस्ट सीरीज जरूर करो। टोटल इसमें टेस्ट आपको 30 टेस्ट टोटल मिलेंगे। इसमें से 12 आपके टॉपिक वाइज हैं और 13 आपके फुल लेंथ है, कंप्लीट हूबहू एग्जाम पैटर्न के ऊपर आधारित है 13, और लास्ट में 5 जो है ये सब्जेक्ट वाइज हैं, है ना, हर सब्जेक्ट के हिसाब से 5 सब्जेक्ट वाइज हैं, 13 फुल लेंथ और 12 टॉपिक वाइज, ऐसे करके 30 टेस्ट हैं। आपकी तैयारी और प्रैक्टिस को मजबूत बनाने के लिए शानदार पैकेज है ये। इसका जो प्राइस है केवल मात्र 299 रुपए में है, और इसमें भी अगर आप ये कूपन कोड अप्लाई करोगे मेरा KSR21 कूपन कोड अप्लाई करोगे तो 21% का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों देर किस बात की, आज ही डाउनलोड करके आज ही टेस्ट सीरीज परचेज करना, और प्राइस भी बहुत लिमिटेड है। अपनी तैयारी को शानदार करो। मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।